मोदी जी को कोई खास नफरत नहीं है करप्शन से। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। पुलवामा अटैक में मैंने उनसे कहा था कि सर इसमें हमारी गलती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। 300 करोड़ की रिश्वत मुझे ऑफर की गई ताकि मैं रिलायंस की इंश्योरेंस स्कीम कश्मीर में ले आऊं। इन दोनों में 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है, मतलब टोटल 300। प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड, उनको कोई जानकारी नहीं है। इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं। ये कुछ एलिगेशन सत्यपाल मलिक जी ने पीएम मोदी पे लगाई है और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। ओके, कुछ दिन पहले 14 अप्रैल को करण थापर और सत्यपाल मलिक के बीच में इंटरव्यू हुआ था और सत्यपाल जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं जो करण थापर है और जो सत्यपाल मलिक है वो एक्चुअल में है कौन। करण थापर इंडिया के 4th आर्मी चीफ के बेटे हैं जो कि बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं। ये ज्यादा फेमस तब हुए थे जब 2007 में इन्होंने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया था और मोदी जी सिर्फ 3 मिनट के अंदर इंटरव्यू छोड़ के चले गए और उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। जहां तक सत्यपाल मलिक जी की बात है तो जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था, ये उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। उसके बाद ये गवर्नर बने गोवा के और फाइनली मेघालय के। तो अब समझते हैं कि जो एलिगेशंस हैं वो एग्जैक्टली हैं क्या। तो सबसे पहली एलिगेशन जो सत्यपाल मलिक ने लगाई है वो है प्राइम मिनिस्टर नोस करप्शन हैपेंस। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए जिससे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से ज्यादा नफरत नहीं है। 1. गोवा करप्शन। जब सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर बने थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सीएम लेवल पर भी करप्शन हो रही है और उन्होंने पीएम को फोन करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि तीसरे दिन मुझे पीएम का फोन आया और उन्होंने कहा कि सत्यपाल भाई तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है। जब सत्यपाल जी ने कहा कि आपको कहां से इन्फॉर्मेशन मिली तो पीएम ने एक इंसान का नाम बताया। इस पर सत्यपाल जी ने कहा कि लेकिन ये तो खुद सीएम के ऑफिस में बैठकर पैसे लेता है और इस इंसिडेंट के 1 हफ्ते के बाद ही सत्यपाल जी का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर की सबको इतनी जल्दी थी कि फ्लाइट गोवा से थी भी नहीं, तो भी एक एयरफोर्स का रद्दी सा प्लेन वहां लाया गया और उसी में सत्यपाल जी को भेज दिया गया। सत्यपाल जी के अकॉर्डिंग उनके जाने के लिए गवर्नर हाउस में वहां पर सिंगर्स ने गाना गाया क्योंकि वहां के लोग उन्हें अच्छा आदमी मान रहे थे और एक सेंटिमेंट बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था कि सत्यपाल मलिक गोवा के लोगों के सपोर्टर हैं। सेकंड, पीएमओ। सत्यपाल जी कहते हैं कि एक और इंसिडेंट में मैंने पीएम को कहा कि ये इंसान आपके ऑफिस यानी पीएमओ का झूठा नाम यूज करके रिश्वत ले रहा है और कॉल करके कहता है कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहे हैं, हमारे मिनिस्टर को कॉल करो। इस पर पीएम ने अमित शाह को कहा और अमित शाह ने सत्यपाल जी से कंफर्मेशन ली, लेकिन इसके बाद भी उस आदमी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एलिगेशन 2, 300 करोड़ की रिश्वत। इस एलिगेशन में यह कहा गया है कि रिलायंस एक इंश्योरेंस स्कीम कश्मीर में लॉन्च करना चाहती थी। वहां पर जो सरकारी कर्मचारी थे वो इस स्कीम से खुश नहीं थे क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसके लिए साल के 8,500 रुपए देने थे और जो रिटायर्ड गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे उन्हें साल के 20,000 के ऊपर देने थे। सत्यपाल जी ने इस स्कीम को कंपेयर किया CGHS से यानी सेंटर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से, जिसमें बहुत ही कम प्रीमियम था और इसके साथ साथ रिलायंस की स्कीम में जो हॉस्पिटल लिस्टेड थे वो बहुत ही बिलो एवरेज क्वालिटी के थे। इसलिए सत्यपाल जी ने डिसाइड किया कि रिलायंस की स्कीम नहीं, जो CGHS वाली स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जाए। ये स्कीम पहले ऑलमोस्ट पास हो चुकी थी और सत्यपाल मलिक ने ये कैंसिल कर दी और अगले ही दिन सुबह जाने माने पॉलिटिशियन राम माधव वहां पे आए और उन्होंने कहा, सत्यपाल तुमने कैंसिलेशन का लेटर भेज दिया है। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा, जी हाँ मैंने तो कल रात को ही भेज दिया था और राम माधव चुप हो गए। और वैसे अभी सत्यपाल मलिक के ऊपर इस एलिगेशन का केस चल रहा है CBI की तरफ से। दूसरा केस है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसमें 2200 करोड़ रुपए का सिविल वर्क्स होना था जो कि सत्यपाल मलिक जी ने रिजेक्ट कर दिया। उनके अकॉर्डिंग अगर वो ये दोनों प्रोजेक्ट पास कर देते तो उन्हें हर एक प्रोजेक्ट का 150 करोड़ रुपए मिलना था, यानी टोटल 300 करोड़ रुपए। एलिगेशन नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर इज इल इन्फॉर्म्ड। इस पॉइंट में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि जब भी वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं तो कश्मीर के बारे में उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत ही कम था। एक इंसिडेंट में सत्यपाल कहते हैं कि मैंने पीएम से कहा कि जो मेन प्रॉब्लम है कश्मीर की वो जमात है। इस पर पीएम ने कहा कि ठीक है मुझे तुम नोट भेज दो। सत्यपाल ने इस पर 20 पेजेस का नोट प्राइम मिनिस्टर को भेजा, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऑल्दो अमित शाह ने इस चीज पर एक्शन लिया और अभी भी वो ले रहे हैं। मैं बताता हूँ, इनको कश्मीर की किसी रियल प्रॉब्लम का पता नहीं था।
कश्मीर का इन्हें ये भी पता नहीं था कि हुर्रियत कैसे ऑपरेट हो सकती है। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में सत्यपाल ने कहा कि 2022 में हरियाणा में मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला और उनसे बात हुई फार्मर्स की एजिटेशन के बारे में और मेरी उनसे 5 मिनट में लड़ाई हो गई। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई। उसके बाद यही बात उन्होंने अमित शाह से की, जिस पर अमित शाह ने कहा सत्यपाल इसकी अकल लोगों ने मार रखी है। ऑल्दो सत्यपाल का जो करण थापर के साथ इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में सत्यपाल ने अमित शाह वाले ये शब्द वापस लिए। उन्होंने कहा नहीं, उस वक्त अमित शाह ने पीएम के बारे में ऐसा नहीं कहा था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। एक तो अमित शाह वाला बिल्कुल गलत कहा। अमित शाह ने मेरे से कुछ नहीं कहा था कि इनकी अकल मार रही है या कुछ। नेक्स्ट एलिगेशन, प्राइम मिनिस्टर पुलवामा अटैक। 14 फरवरी 2019 को 78 व्हीकल पुलवामा से जा रही थी, जिसमें हमारे 2500 के करीब सीआरपीएफ के जवान थे और उस दिन अटैक के कारण हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इट वॉज अ ब्लैक डे फॉर ऑल इंडियंस। और मेन बात यह है कि ये अटैक रोका जा सकता था। इसमें 2 एलिगेशंस हैं। एलिगेशन 1, एयरक्राफ्ट रिक्वेस्ट डिनाइड। 2500 जवानों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए सीआरपीएफ की तरफ से 5 एयरक्राफ्ट की रिक्वेस्ट आई थी, जो कि होम मिनिस्ट्री ने पास करनी थी, लेकिन किसी वजह से ये रिक्वेस्ट मना कर दी गई। और जब इंसिडेंट हो गया तो 14 फरवरी की शाम को सत्यपाल ने पीएम को कॉल किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का फोन अनरीचेबल था। और वो इसलिए था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे। बाद में 1 घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर का कॉल सत्यपाल को आया, जिस पर सत्यपाल ने कहा साहब इसमें हमारी गलती है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तुम अभी चुप रहो। इवन अजीत डोभाल, जो कि सत्यपाल जी के क्लासमेट ही रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि अभी आप चुप ही रहिए। सत्यपाल कहते हैं कि मैं समझ गया था इस इंसिडेंट को पब्लिक के सेंटिमेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाएगा। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर का कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोबाइल ना मिलना, ये भी एक सॉर्ट ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है पूरी प्राइम मिनिस्टर टीम की, जो कि रवीश कुमार जी ने भी डिस्कस की थी लेटेस्ट इंटरव्यू में सत्यपाल जी के साथ। शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है फोन का। तो जब उससे निकल के ढाबे से इन्होंने मुझे फोन किया। ढाबे से जी हाँ, कहीं कोई होटल या ढाबे से फोन किया और मेरे से पूछा सत्यपाल भाई क्या हुआ। तो मैंने बताया साहब ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन मेरे से मैं बहुत उद्वेलित था और मैंने कहा साहब इसमें गलती हमारी भी है कि हमने उनको जो सुविधाएं थी वो नहीं दी, अगर हम प्लेन दे देते तो ये नहीं होता। तो मुझे कहा गया कि अभी इस पर चुप रहो, मैं दिल्ली आ जाऊँ तब बात करेंगे। एलिगेशन 2, ये देखिए यहाँ पर पुलवामा का अटैक हुआ और हम देख सकते हैं कि इस मेन रोड में काफी सारे लिंक रोड्स हैं। जब हमारे जवानों का इतना बड़ा काफिला यहाँ से जा रहा था तो उस वक्त इन लिंक रोड्स को बंद क्यों नहीं किया गया? इसमें सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल्स और होम मिनिस्ट्री दोनों की गलती थी कि इन लिंक रोड्स में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इतना ही नहीं, जिस कार में इतना सारा आरडीएक्स भर के एक्सप्लोजिव्स लाए गए थे वो पिछले 10 दिनों से कश्मीर में ही थी, यानी वहां पर भी सिक्योरिटी नेग्लिजेंस थी, जबकि हमारे पास पहले से ही 11 बार वार्निंग दी गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है कश्मीर में। नेक्स्ट एलिगेशन, प्रेसिडेंट इज पपेट ऑफ पीएम। सत्यपाल जी कहते हैं कि एक दिन वो राष्ट्रपति जी से मिलने जा रहे थे और रास्ते में ही उन्हें फोन आया कि राष्ट्रपति जी उनसे मिल नहीं पाएंगी, उनकी कहीं और मीटिंग सेट हो गई है। बाद में सत्यपाल जी को पता चला कि प्रेसिडेंट की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, पहले उनकी लिस्ट जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और वहां से अप्रूव होने के बाद ही प्रेसिडेंट किसी से मिल सकती है। इंडिया, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके लिए बहुत ही डराने वाली बात है कि इंडिया की मोस्ट पावरफुल पोजीशन प्रेसिडेंट एक पपेट है। वैसे तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट के पास सुपरफिशियल पावर्स होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मिलना हर रोज किस किस से है, अगर वो भी कोई और डिसाइड कर रहा है तो इट वॉज वेरी शॉकिंग टू मी। नेक्स्ट, अदानी स्कैंडल। इसके बाद सत्यपाल जी कहते हैं जो अदानी का स्कैंडल है वो बीजेपी पार्टी को डुबो सकता है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये जो सेंटिमेंट है वो इंडिया के मेन लोगों तक भी इम्पैक्ट कर चुका है, जैसे कि उन्होंने इस सॉन्ग की बात करी। अब ऐसी वोकैबुलरी अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई यूज करेगा तो हम समझ सकते हैं कि नॉर्मल पब्लिक ज्यादा खुश नहीं है। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। रिसेंट इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि सत्यपाल जी ने जो आप लोगों पर एलिगेशंस लगाई हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और इवन उनके ऊपर अब सीबीआई का केस भी चल पड़ा है। इस पर अमित शाह ने कहा कि सीबीआई इन्हें पहले भी बुला चुकी है और अगर सत्यपाल जो भी कह रहे हैं वो सच है तो उन्होंने ये सारी बातें तब क्यों नहीं बताई जिस वक्त वो पावर में थे, अब वो सब बाद में क्यों बता रहे हैं? साक्ष्य सबूत या चीजें आई होगी तो बुलाया, तीसरी बार बुलाया है, इसलिए हमारे खिलाफ बोलने के कारण बुलाया, ये सत्य नहीं है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको ये भी पूछना चाहिए कि हमारे साथ से अलग होने के बाद ही क्यों ये सारी बातें याद आती हैं? ये आत्मा उस वक्त क्यों जागरूक नहीं होता है जब सत्ता में बैठे होते हैं?
नेक्स्ट आता है रीसेंट अटैक्स। जो करण थापर हैं, उन्होंने दोबारा से इंटरव्यू लिया एएस दुल्लत का, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं रॉ के। अभी जो एएस दुल्लत है, उन्हें लगता है कि पुलवामा जैसा अटैक दोबारा से हो सकता है, स्पेशली रिसेंटली जो थर्सडे को हमारा अटैक हुआ था। आई होप हम वो दोबारा से मिस्टेक ना करें जो हमने पुलवामा के टाइम में की थी, और दोबारा से किसी सोल्जर की जान ना जाए। जय हिंद।